फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मानस एकेडमी पे। और मैं नीरज पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो सीरीज हमने चलाई हुई है इसे हम कहते हैं मस्ट नो सीरीज। और मस्ट नो सीरीज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। तो आज का टॉपिक हमारा है सॉफिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के कि सॉफिस्ट आइडियोलॉजी आखिर में होती क्या है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी एग्जामिनेशन के अलावा अगर आप कोई पॉलिटिकल साइंस एग्जाम भी दे रहे हैं उन सब में ये यूजफुल रहेगा। तो साथियों, पॉइंट की शुरुआत करें तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर में सॉफिस्ट आइडियोलॉजी है क्या और इसका इंपॉर्टेंस हमारे सिलेबस में कहां है। क्योंकि अगर मैंने नेट, सेट और पीजीटी के सिलेबस को देखूं तो पीजीटी के सिलेबस तो 100% नेट से मैच करते ही हैं। और सेट का भी ऑलमोस्ट सिलेबस लगभग लगभग नेट के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेट और पीजीटी के लिए एक्स्ट्रा 10 से 5% का आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। बाकी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी, बिकॉज नेट में जो कंटेंट है कुछ कंटेंट सेट और पीजीटी में नहीं है। ठीक है। तो और कुछ ऐसा कंटेंट एक्स्ट्रा है जो सेट में और पीजीटी में आ जाता है जो कि नेट में नहीं दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हम नेट के साथ में सेट और पीजीटी की इजीली कर सकते हैं। तो गाइस, ये अगर हम नेट के सिलेबस की बात करें तो आप लोग यूनिट नंबर 2 जब पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आप लोगों के प्लेटो और एरिस्टोटल दो थिंकर हैं। और प्लेटो और एरिस्टोटल के साथ में उनके जो पहले गुरु रहे थे सोक्रेटिस या सुकरात, उनके इलाके में यानी यूनान में, ग्रीस के अंदर एक आइडियोलॉजी चलती थी जिसे सॉफिस्ट आइडियोलॉजी कहते थे। सुकरात से लेकर के प्लेटो, प्लेटो से अरस्तु तक इस विचारधारा के विरोधी रहे हैं। और बहुत बार ये विचारधारा पढ़ने में आती है जी, सॉफिस्ट आइडियोलॉजी। तो जानेंगे समझेंगे सॉफिस्ट आइडियोलॉजी क्या है। उसके पहले आपको करना क्या है, अपने इस चैनल को मानस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन का बटन आप जरूर दबा दें। चलिए शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ में हमारे कोर्स की। तो अगर आप मेरे साथ में अपना यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स आपके अपने मानस एकेडमी पे अवेलेबल है। आप ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। 12 महीने के कंप्लीट कोर्स की फीस है केवल 4,999। स्ट्रिप आपके नीचे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे चल रही है। अगर मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन कॉल और सेंड द व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर 8209027250। केवल 4,999 में कंप्लीट कोर्स आप लोगों को अवेलेबल हम करवा रहे हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है, टाइटल हम ले लेते हैं, इट्स अ सॉफिस्ट आइडियोलॉजी। सॉफिस्ट, दोस्तों ये सॉफिस्ट आइडियोलॉजी वर्ड को हम एक्सप्लेन करें उसके पहले एक लोकेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लोकेशन के पहले एक बार इसका टाइम पीरियड चेक करिए। दोस्तों ये टाइम पीरियड इसका रहा है लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास की कहानी है। ये 500 ईसा पूर्व के बाद की सारी कहानी है। एक मैप अगर मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं तो आप लोग इस मैप से भी काफी कुछ समझ जाएंगे कि लोकेशन बात हो कहां की रही है। आपको पता है मेरे साथियों, यहाँ पे ये यूनान का इलाका आता है, यूरोप की बिगिनिंग का इलाका है, यूरोप की शुरुआत होती है। और जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं। और ग्रीस आज के टाइम में भी एक देश है, यहाँ की इकोनॉमी फिलहाल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है। तो ये जो यूनान या जो ग्रीस हम जिसे कहते हैं, इस यूनान और ग्रीस के अंदर ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी। बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप मॉडर्न थॉट्स का या फिर मान लीजिए कि नए सब्जेक्ट की बिगिनिंग कहीं से आप देखते हैं तो वो आपको यूनान ही समझ में आएगा। हर जगह आप पढ़ेंगे जी ग्रीक, ग्रीस में ऐसा हुआ, या ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के इस वर्ड से बना है। तो ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीस का एक बहुत अपना इंपॉर्टेंस है। ये सॉफिस्ट बेसिकली थे क्या साथियों? इलाका आप लोगों को ग्रीस वाला समझ में आ गया, ये ग्रीस में यहाँ पे क्या हुआ था। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि असल में इनकी जरूरत क्यों पड़ी और ये थे कौन। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए, जो सॉफिस्ट थे ना, ये नॉन ग्रीक लोग थे। यानी ये गैर यूनानी लोग थे। ये यूनान के नहीं थे, ये यूनान के बाहर के लोग थे जो कि यहां पर आए थे। अच्छा सर, गैर यूनानी थे, मतलब ये आए क्यों? ये बन के आए थे एक टीचर। सोफिस्ट जो लोग थे, सोफिस्ट की विचारधारा यानी सोफिस्ट लोगों की जो थॉट थी वही तो सोफिस्ट आइडियोलॉजी बनेगी। ये लोग एक टीचर हुआ करते थे। सर ये टीचर काम क्या करते थे? मतलब गैर यूनानी थे, ये पता चल गया। और 500 ईसा पूर्व के आसपास की कहानी है, यूनान की कहानी है, सब चीज समझ में आ रही है। चीजों को थोड़ा आसान करिए। आसान इस तरह से होगा कि जो 500 बीसी का टाइम था,
इस 500 बीसी के आसपास में जो यूनान का इलाका था ना, उस यूनान के इलाके में लोकतंत्र या तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी, इसका डेवलपमेंट हो रहा था। यानी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी विकसित हो रही थी। तो इस विकसित होते हुए लोकतंत्र या फिर कहिए तो डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आज मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूं, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट आप लोग देखते और समझते हैं। लोकतंत्र में कौन आगे जाता है? आप सीधी सीधी भाषा में बात करिए तो नेता। यानी डेमोक्रेसी में लीडर्स होते हैं, डेमोक्रेसी में आपको आगे जाना है तो आपको नेतृत्व के गुण चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए। और लीडरशिप की क्वालिटी के दो बहुत बड़े जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी व्यक्ति में, उसमें से एक को हम कहते हैं एलोक्वेंस और एक होता है हमारा रीजनिंग। यानी एक को हमने क्या कहा? एलोक्वेंस। एलोक्वेंस होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्पटु। यानी जो वाक्पटु होगा, जो बहुत अच्छे से अपनी बातें रखने की स्थिति में होगा, वो एक डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल हो जाएगा। मान लीजिए एक बहुत अच्छे आप लीडर आप हैं, बट यू डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ एलोक्वेंस, यानी आप वाक्पटु नहीं हैं, आप विटी नहीं हैं, आपको बोलने की कला नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी कि पीपल विल नॉट लाइक यू, बिकॉज आप क्या सोचते हैं जब आप ये बता ही नहीं पाए, तो ऑब्वियसली आपके मन में क्या है वो कोई नहीं जानेगा। और बोलने की कला अगर होगी नहीं तो पॉलिटिक्स में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने का गुण ये होता है कि आप में एलोक्वेंस का गुण होना चाहिए, यानी आप वाक्पटु होने चाहिए। और दूसरा गुण होता है रीजनिंग। रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। तो एक रीजनिंग और तर्क शक्ति। तो जैसे जैसे 500 बीसी के आसपास में यूनान में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनने लगा था। अब डेमोक्रेसी जब वहां पे स्टार्ट होने लगी थी, जैसी आज डेमोक्रेसी वैसी नहीं थी, लेकिन हाँ, राजाओं के जो पावर थे वो घटने लगे थे। धीरे धीरे लोग जो थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे थे अपनी सारी एक्टिविटीज में। तो लोगों को जरूरत क्या थी? जो देखो, पढ़े लिखे लोग थे या कह लीजिए जो रिच लोग थे जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो हमें ट्रेनिंग दे दे। ट्रेनिंग दे दे किसकी? एलोक्वेंस की, नेचर की, हमें दे दे रीजनिंग की, हमें थोड़ा लॉजिकल बना दे, हमें थोड़ा वाकपटु बना दे। और तब तक यूनान में लोकल एरिया में ये टीचर्स, ये शिक्षा उपलब्ध थी नहीं, बिकॉज वाकपटुता, तर्क शक्ति, इनको वेटेज नहीं था। वेटेज था फिलॉसफी को, दर्शन शास्त्र को। जैसा कि आपने देखा होगा सुकरात है, प्लेटो, अरस्तु, ये सब दर्शन शास्त्र के आधार पर निकले। लेकिन रीजनिंग और ये जो ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है, जो मानव केंद्रित विषय है, कुल मिलाकर के यहाँ पे बात क्या हो रही थी? एक भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित हो रहा था, मेटलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो रही थी कि दुनिया में मानव को केंद्र में रखा जाने लगा। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमनिस्टिक हम हो रहे थे, यानी मानव के हित की बात सोचने वाला काम था। अब बहुत ज्यादा आगे पीछे की बातें नहीं, प्योरिटी, शुभ, पॉजिटिव, गुड, ऐसे प्रिंसिपल खत्म हो रहे थे। अब था भी प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या चाहिए, उसको कैसे पाना है, सिंपल बात थी। तो दोस्तों, इसी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में एलोक्वेंस और रीजनिंग की ट्रेनिंग देने के लिए एक टीचर्स का ग्रुप डेवलप होता है। ये टीचर्स का ग्रुप कहलाता है सॉफिस्ट। ठीक है? और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ही क्या कहलाई? सॉफिस्ट आइडियोलॉजी। बात समझ रहे होंगे? इनकी विचारधारा ही सॉफिस्ट आइडियोलॉजी कहलाई। तो दो गुण ध्यान रखने, एलोक्वेंस का और रीजनिंग का। डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हो रहा था और लोग, वहां के जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे यूनान के, वो चाहते थे कि यार कोई हमें सिखाए। जो लोग राजा थे वो चाहते थे भी डेमोक्रेसी, अभी डेमोक्रेसी आ चुकी है, हमारा राष्ट्र रहेगा नहीं, तो करना क्या है? करना यह है कि अपने बच्चों को क्यों ना एक्सपर्ट बनाया जाए। इसलिए सोफिस्ट लोग आए। अब साथियों देखो, प्रॉब्लम क्या थी? ये जो सोफिस्ट लोग थे ना, ये सोफिस्ट लोग फीस लेते थे। ठीक है? ये लेते थे शुल्क, पैसा लेकर के पढ़ाते थे। और उस समय पे पैसा लेके पढ़ाना बेकार माना जाता था कि भाई आप पैसा कैसे ले सकते हो पढ़ाने का। ठीक है? अब आपके मन में एक बात होगी, सर आप भी तो 4999, 4,999 फीस चार्ज कर रहे हो, तो गलत है ये तो। अच्छा, मैं गलत हूं? आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो क्या आप फ्री में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाएंगे? मुझे बात बताइए। क्या एक थर्ड ग्रेड का, यानी जो यूजीटी, पीजीटी, टीजीटी में टीचर्स लगते हैं, किस लिए लगते हैं? पैसों के लिए। तो एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये, इसमें मेरा और आपका दोष नहीं है। इसलिए जो मतलब होता है ना कि अच्छी बातें सिर्फ दूसरे पे लागू करने वाली, वो खुद पे भी लागू हम करें।
तो फीस या शुल्क लिया करते थे और इनको क्या माना जाता था, इनको बुरा माना जाता था। इनके लिए नजरिया ये था कि ये गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं है। और ये चीज फीस या फिर ये जो शुल्क लेकर के पढ़ने पढ़ाने के काम थे, ये लोग यहाँ पे करने लगे थे। यही लोग आपके सोफिस्ट लोग कहलाए। अब साथियों, सोफिस्ट की देखो, इनके कुछ गुण देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सोफिस्ट लोग थे ना, ये आइटरेंट थे। यानी आइटरेंट क्या होते हैं? भ्रमणशील। देखिएगा, पहली बात, घुमंतु समझ लीजिए जी, भ्रमणशील, आइटरेंट। ये भ्रमणशील शिक्षक थे, ठीक है ना, टीचर्स। घूम घूम के पढ़ाते थे, लोकल यूनान के थे नहीं, ठीक है। और ये और चीज बात हो गई कि साहब ये नॉन ग्रीक थे। तो समझिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये नॉन ग्रीक जब हुए, गैर यूनानी हुए, तो जो ग्रीक लोग जो थे वो, यानी जो यूनानी लोग थे, वो इनको मैटिक्स कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मैटिक्स। अच्छा, तो सर इनको मैटिक्स क्यों कहते थे? क्योंकि जो यूनानी लोग थे, जो ग्रीक थे, बेसिकली पर्टिकुलर जो ग्रीक लोग थे, वो खुद को हेलेनिस्ट कहा करते थे। हेलेनिक या हेलेनिस्ट कहा करते थे। तो ये फर्क भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हेलेनिक कौन थे या फिर मैटिक कौन थे? तो जो गैर यूनानी हुआ करते थे उनको यूनानी लोग मैटिक या मैटिक्स कहा करते थे, और वो खुद को हेलेनिक कहा करते। हेलेनिक वर्ड बेसिकली हेलन वर्ड से आया है। हेलन होता है सूर्य देवता, सूर्य का जो देवता है, दैट इज कॉल्ड हेलेनिक। और उनकी संतान वो खुद को मानते थे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सूर्य वंश का जो जिक्र है, वही चीज वहां पे हेलेनिक है। तो हेलेनिक ये खुद को कहते थे। और इनको क्या बोला था भ्रमणशील टीचर्स को? यूनानी लोगों ने कहा, इनको मैट्रिक्स कहा जी। चलिए, अच्छी बात है। ये तो बात चली गया, धन के बदले पढ़ाया करते थे और एलोक्वेंस और रीजनिंग की ट्रेनिंग बेसिकली देते थे। इनकी सबसे खास बात, जो एक नए जमाने का नया पक्ष था, आज की तारीख में तो वो चीजें बहुत डेवलप हो चुकी, लेकिन एक बिगिनिंग का आइडिया था। जो सोफिस्ट थे ना, ये सबसे फर्स्ट ह्यूमनिस्ट लोग हुआ करते थे। ये क्या थे सर? प्रथम मानववादी, प्रथम ह्यूमनिस्ट, मानववादी। ये प्रथम मानववादी लोग हुआ थे। अब आप बोलेंगे सर ये प्रथम मानववादी कैसे? क्योंकि मानव के हित की बात, यानी मानव को सेंटर में रखना, ह्यूमन को सेंटर में रख के उसके लिए बेस्ट चीजें सोचना, यानी उनके लिए मतलब क्या था कि स्टडी अगर आपको करनी है तो स्टडी मस्ट बी ह्यूमन सेंट्रिक। यानी आप अध्ययन करिए तो कैसा करिए? मानव केंद्रित आपको अध्ययन करना चाहिए। आप मानव केंद्रित आप अध्ययन करें, क्योंकि मानव के लिए आपको काम करना है। तो पहले मानववादी अगर प्रश्न बन के आ जाए आपके सामने कि हु वर द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए सोफिस्ट जो लोग थे वो। क्योंकि मानववादी होने का मतलब मानव के लिए सिंपैथिक कॉर्नर वाली बात नहीं है। भाई मानव को इसमें पैसा कैसे कमाए, मानव का सुख कैसे बढ़े, मानव की, ह्यूमन की जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल हो, कुल मिलाकर के फिलोसफी से हटके आप प्रैक्टिकल अप्रोच यानी मेटलिस्टिक अप्रोच में आ रहे थे। तो ये फर्स्ट ह्यूमनिस्ट लोग हुआ करते थे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये ह्यूमनिस्ट लोग थे तो इनकी स्टडी मानव केंद्रित थी, इसके अलावा इनकी क्या आइडियोलॉजी थी? सर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इनका प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ इनका फेमस है। देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ द ट्रुथ, यानी सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत। अब आप बोलेंगे सर ये सत्य की सापेक्षता या रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ क्या होता है? बहुत आसान है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा सर। ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। मान लीजिए कि इनका बोलना यह था कि भाई, मान लीजिए आपने कहा कि ये ट्रुथ है, पर्टिकुलर चीज को आपने ट्रुथ कहा, तो ये कहते हैं कि ट्रुथ कैन नेवर बी यूनिवर्सल, यानी सत्य सार्वभौमिक नहीं हो सकता। यानी एक ही बात जो यहां पे सत्य है, दूसरी जगह असत्य हो सकती है। तो सत्य जो है वो सार्वभौमिक नहीं है। ट्रुथ किस पे डिपेंड करता है? टाइम और सर्कमस्टांसेस या कंडीशन। बोले तो काल यानी समय, प्लेस मतलब देश यानी स्थान, और परिस्थिति यानी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रही है।
आप यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं तलाश सकते। और यही सबसे बड़ी लड़ाई थी सुकरात की, यही सबसे बड़ी लड़ाई थी प्लेटो की, क्योंकि वो मानते थे कि डायलेक्टिक मेथड से, द्वंद्ववादी पद्धति से सत्य खोजा जा सकता है और यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल ये लोग नहीं मानते थे। इनका सिंपल बात था कि भी जो सत्य है वो सापेक्षिक है। इसीलिए जो आइडियोलॉजी बनी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाली आइडियोलॉजी नहीं है, ये रिलेटिविटी है। इसे क्या नाम दी, इसका जो मेथड है, अब आप बोलेंगे सर ये रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ वाला जो प्रिंसिपल है ये किस पद्धति से तैयार हुआ है, तो इसकी पद्धति है, एक प्रोसेस है, एक इनका विजन है, जिसे हम स्पेक्ट्रिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं। लिख लीजिएगा सर इसको। ये हो गया हमारा स्केप्टिकल एटीट्यूड, यानी इसे हिंदी में कहें तो संशयवादी दृष्टिकोण। ठीक है सर, तो ये जो हमारा स्केप्टिकल एटीट्यूड है, स्केप्टिकल एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि वो संशय में रहते हैं, संशयवाद है ये, यानी यूनिवर्सलिज्म का ऑपोजिट है। ये मानते नहीं है कि भाई एक ही चीज सब तरफ एक जैसे तरीके से लागू हो जाएगी, डिफरेंस तो लाना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड संशयवादी दृष्टिकोण। तो एक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कि स्केप्टिकल एटीट्यूड की बिगिनिंग कहां से होती है, वो भी होती है आपके सोफिस्ट आइडियोलॉजी से। इसके अलावा फर्स्ट ये ह्यूमनिस्ट, यानी जो प्रथम मानववादी लोग थे, देखिए दो बातें ध्यान रखिएगा, एक फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी अलग होता है, और ह्यूमनिस्ट मानववादी अलग होता है। मानववादी में आदमी की भलाई, अंदर कुल मिलाकर के आदमी के सुख की काम होते हैं, आदमी की क्या बेनिफिशियल है वो होता है। और ह्यूमैनिटेरियन के अंदर एक आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है, वे मानवतावादी कार्य कर रहे हैं, बात समझिएगा, दोनों में थोड़ा फर्क है। तो ये संशयवादी दृष्टिकोण आपने देख लिया है, स्केप्टिकल जो एटीट्यूड है ये आपको समझ में आ गया। मतलब कोई भी सिद्धांत जो है वो देश काल परिस्थिति से परे नहीं हो सकता, वो सबके साथ साथ चलता है और प्लेस टू प्लेस वो वैरी करेगा। इसका मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता, आप लिख लेंगे ऑब्वियसली, अगर ये सार्वभौमिक, इसका मतलब एब्सोल्यूट, यानी निरपेक्ष सत्य होता ही नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि साहब ये निरपेक्ष है, ऐसा मानना चाहिए, कहने का मतलब ये शुभ मानना, अच्छी बातों को मानना, ये कोई पर्टिकुलर मान्यता नहीं है कि भी न्याय जैसी कोई चीज होती है जिसके जो हित में हो वो न्याय करते हैं। आपने थ्रेसिमेकस, पॉलीमार्कस, इनके सबके नाम सुने हैं, वो सारे के सारे सॉफिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर के इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि सर फिर ये स्टेट को लेके क्या सोचते थे। ध्यान रखिएगा, ये स्टेट को नेचुरल नहीं मानते, यानी इनकी नजर में स्टेट नेचुरल नहीं है, स्टेट क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक है सर, स्टेट क्या हो गया, स्टेट आर्टिफिशियल हो गया, इट्स नॉट नेचुरल, यानी ये कृत्रिम संस्था बना दिया गया है। इन्होंने कहा भी राज्य तो बनाया गया है, नेचुरल नहीं है। अब बनाया गया है तो कैसे बना होगा, ये कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, यानी सामाजिक समझौता हुआ है, समझौते के बाद में राज्य बना है। इसका मतलब स्टेट इज फॉर ह्यूमन, ह्यूमन इज नॉट फॉर स्टेट। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। ठीक है, और ध्यान रहे इन्हीं की आइडियोलॉजी को जो प्लेटो है, प्लेटो ने अपने जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं, देखिए प्लेटो की सबसे खास बात क्या थी, प्लेटो को टेक्स्ट डायलॉग स्टाइल में लिखा जाता था, यानी संवाद शैली के अंदर इन्होंने सब कुछ लिखा है। और प्लेटो के मेजॉरिटी यानी 95% जो संवाद है उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सॉफिस्ट आइडियोलॉजी को। तो अगर सॉफिस्ट आइडियोलॉजी को मैं कंक्लूड करूं तो ये कहां के हुए सर, ये ग्रीस से थे, ये फर्स्ट ह्यूमैनिस्ट लोग हुआ करते थे, ये ट्रुथ की रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ को मानते थे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ को नहीं मानते थे, पैसा लेके पढ़ाते थे। और आपकी जो वाकपटु और जो रीजनिंग वाले जो गुण हैं वो डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक हो चुके थे, इसलिए ये लोग इनकी ट्रेनिंग देते थे। तो सॉफिस्ट आइडियोलॉजी का मूल भाव क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको दो काम करने हैं सर, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा, आपका जो कमेंट है, आप क्या सोचते हैं क्लासेस को लेकर और नए कौन से कोर्सेज चाहते हैं वो प्लीज मुझे बताइएगा। और हाँ, अपने साथियों के साथ में चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, ये आपकी ड्यूटी है। और जो भी हमारे साथी हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। मानस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस 100% मैं कवर कर रहा हूं, और मैं जहां कवर कर रहा हूं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट्स माय गारंटी।
गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, केवल डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां से ऐप सीधा डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे स्टोर सेक्शन में आपको जाना है, एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में 4999 में, मात्र 4999 में 12 मंथ्स तक के लिए आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल रहेगा। मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं सर। फॉर एनी क्वेरी 8209027250 पे आप व्हाट्सएप करिए या तो टेक्स्ट मैसेज करिए, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा एक ही मोटो है, दैट इज हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, चैनल के ऊपर लगातार बने रहिएगा। आज आप लोगों के लिए हमने 2 सीरीज स्टार्ट करी है। फर्स्ट MKS है, यानी मस्ट नो सीरीज है। एक हम ला रहे हैं डू यू नो, यानी मस्ट नो सीरीज में थोड़ा एक्सप्लेनेशन होता है। डू यू नो के अंदर बहुत रैंडम फैक्ट बहुत ही शॉर्ट टाइम में, और बहुत ही जल्दी आपके लाइव टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। ठीक है सर, तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपकी वेबसाइट भी बन चुकी है। वेरी सुन वी आर गोइंग टू लॉन्च द वेबसाइट एज वेल। सो सभी लोग चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।